हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग सब्सिडरी बुक के अंदर अदर बुक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हम लोग जर्नल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल प्रॉपर के बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है? तब हम लोग जर्नल प्रॉपर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दिस बुक ऑल दोज ट्रांजेक्शंस आर recorded. All those transactions are recorded which are not recorded in any other books, which are not recorded in any other book, यानी हम उन सभी ट्रांजेक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं जिसको किसी अदर बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं जिसका कोई नहीं उसका होता है जर्नल प्रॉपर, यानी जो कहीं नहीं फॉल करता। अभी तक हमने कौन कौन से बुक पढ़े सर? हमने कैश बुक पढ़ा, हमने परचेज बुक पढ़ा, हमने सेल्स बुक पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ठीक है? उसके बाद आता है जर्नल प्रॉपर। तो जो इन सारे बुक यानी 7 बुक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 8वां नंबर आता है, ठीक है? परचेज सेल, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कितना हो गया टोटल? 5। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, यानी 7 बुक हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये लास्ट में आता है कि जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इन सारे 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो होगा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड, ठीक है? चलो, तो जनरली इन सब में क्या क्या ट्रांजेक्शन आता है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरली जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो जनरली the following types of entry, generally the following types of entries are recorded in journal proper, are recorded in journal proper। कौन कौन से सर? तो सबसे पहला ओपनिंग एंट्री, सबसे पहला ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, आप मुझे बताओ कि ओपनिंग एंट्री कहां बैठ पाएगा? कैश बुक में नहीं जाएगा सर, क्योंकि इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। परचेज में तो केवल क्रेडिट परचेज, उधार जो खरीद के लाते हैं गुड्स, उसको लिखते हैं। सेल्स बुक में जो हम उधार सेल करते हैं उसको लिखते हैं। उसी तरह से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उधार परचेज का वापसी और उधार सेल की वापसी को रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल के लिए बिल्स पेएबल बुक है। ओपनिंग एंट्री के लिए तो कहीं भी जगह नहीं है, तो इसीलिए उसका जगह कहां मिलता है? जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा होता है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का भी जगह कहीं नहीं मिलता है, उसको मिलता है जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है? उसके बाद कोई रेक्टिफिकेशन, अब अकाउंटेंट जो है वो तो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, गलती तो हो ही सकता है। मशीन से गलती हो जाती है तो इंसान तो ऑब्वियस है कि कभी ना कभी क्लेरिकल मिस्टेक, कुछ प्रिंसिपल मिस्टेक कर ही सकता है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री को भी कहां किया जाता है सर? उसको भी जर्नल प्रॉपर के अंदर ही किया जाता है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है? उसके बाद आता है ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री, कोई एडजस्टमेंट एंट्री होता है तो वो भी इसी के अंदर फॉल होता है, एडजस्टमेंट एंट्री। इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रीज होते हैं जो बाकी जो 7 बुक हमने पढ़ा है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मिसलेनियस एंट्रीज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिसलेनियस एंट्रीज, ठीक है? तो ये सारे टाइप के ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल प्रॉपर के अंदर आता है।
अब देखो जर्नल प्रॉपर की एक खासियत है कि ये जो है वो कोई स्टेटमेंट टाइप, जैसे आपने देखा परचेज बुक बना रहे थे तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा, उसमें सारी डिटेल्स लिखते थे, उसी तरह से कैश बुक बनाए तो वो लेजर फॉर्मेट में बनाते थे, वैसा हम लोग जर्नल प्रॉपर को नहीं बनाने वाले। जर्नल प्रॉपर जस्ट लाइक जर्नल एंट्री की तरह बनेगा। नॉर्मल ट्रांजेक्शन का जो जर्नल एंट्री आपने सीखा था उसी तरह से जर्नल प्रॉपर को भी बनाया जाता है। तो इसमें इस आपको अलग से सिखाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल में बात कर लिया जाए तो ओपनिंग एंट्री आपने जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी सीख रखे हैं। क्लोजिंग एंट्री, अब देखो क्लोजिंग एंट्री तो आपने जर्नल चैप्टर में नहीं सीखा है, बट इसका एप्लीकेशन जो होगा, इसका जो क्लोजिंग एंट्री का जो एप्लीकेशन होगा वो आपको फाइनल अकाउंट में सिखाया जाएगा। फाइनल अकाउंट का जो आपका चैप्टर है उसमें आपको सिखाया जाएगा। फिर भी क्लोजिंग एंट्री का जर्नल क्या होता है, उसे जर्नल प्रॉपर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्लोजिंग एंट्री हम लोग आज सीखने वाले हैं। सर रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए सेपरेट चैप्टर है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे अलग से, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, मिसलेनियस एंट्री, ये सब ऑलरेडी आप जर्नल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो आपने मॉडर्न अप्रोच का रूल्स पढ़ा था कि सारे असेट और एक्सपेंसेस को जब बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो, और कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो डेबिट करो, उसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग ये जर्नल करने वाले हैं। तो ये तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं तो नहीं सिखाने की जरूरत है। ओपनिंग एंट्री ऑलरेडी सीख चुके हैं तो कोई उसके लिए अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का एप्लीकेशन आप फाइनल अकाउंट में पढ़ोगे, बट क्लोजिंग एंट्री क्या होता है उसको, मतलब क्लोजिंग एंट्री में कौन कौन सी जर्नल एंट्री आती है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लोजिंग एंट्री सीख लेते हैं पहले। क्लोजिंग एंट्री, अब देखो क्लोजिंग एंट्री कब पास होता है सर? क्लोजिंग एंट्री हम पास करते हैं 31 मार्च को, पास्ट ऑन 31 मार्च। अगर कोई एंटिटी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो उसके लिए कब बुक्स क्लोज होता है सर? 31 दिसंबर, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग, देखो वैसे तो इंडियन एंटिटी जो है, इंडिया की जो कंपनी है वो 31 मार्च को फॉलो करती है, ठीक है। बट बहुत सारी कंपनी जो इंडिया से बाहर है, ऑस्ट्रेलियन एंटिटी है, फ्रेंच एंटिटी है, वो सब जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो उसके लिए बुक्स क्लोज होता है 31 दिसंबर। तो जब भी बुक्स क्लोज होता है उस डेट पर क्लोजिंग एंट्री पास करनी होती है। अब देखो वैसे तो मैं क्लोजिंग एंट्री को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आप इसको कैसे क्लोजिंग एंट्री को कैसे अप्लाई किया जाता है ये चीज आप अच्छे से समझोगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको समझा दूं। अब देखो क्या होता है कि हर एक एंटिटी को ये जानने की जरूरत होती है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ, ठीक है, और उसका बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है। उसके लिए कंपनियां और एंटिटी जो है वो क्या करती है, फाइनल अकाउंट तैयार करती है, जिसके अंदर दो मेनली बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब चूंकि क्लास 11th में आपको छोटे एंटिटी यानी कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्या फाइनल अकाउंट सिखाया गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे 3 बनते हैं। एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आप सीखोगे, मैं हेडिंग डाल देता हूं कि आपको फाइनल अकाउंट के अंदर सिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है। उसके बाद पीएल अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, और बैलेंस शीट। अब ये जो आपका क्लोजिंग एंट्री होता है वो इन्हीं से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब क्लोजिंग एंट्री में क्या करता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरिंग यानी आपका जो मेन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बोले या आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है, प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है कि सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनकम होते हैं, उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे को डेबिट साइड में दिखाया जाता है।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल पोस्ट करते हैं। उसी तरह से पीएल अकाउंट में भी होता है कि वो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और वो पीएल अकाउंट से जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर, यानी बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये चीज मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूं अभी, क्योंकि ये हम लोग आपको आने वाले चैप्टर में सिखाएंगे। अभी बस जर्नल एंट्री, आपको इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री बस देख लेना है। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, बट कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में आप इसे अच्छे से आप समझ भी पाओगे और इसको आराम से आप इस जर्नल एंट्री को सीख लोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री का, कि इसमें सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, इसको नाम दे देंगे 1, ठीक है। ये होगा फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सर फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आप लोग जानते हो, वो स्टॉक जो साल के शुरू में बचा हुआ रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। परचेज, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स नहीं, परचेज सेल्स रिटर्न, ये आप लोग जानते हो। परचेज क्या होता है, जो आप बिजनेस में जो गुड्स खरीद के लाते हो उसको परचेज बोलते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सर हम जो कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं और वो जब वापस कर देता है तो वो हो जाता है सेल्स रिटर्न, ठीक है, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़ा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। सर जो आपका मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस आपका जो है उसका खर्चा, आप ये बोल सकते हो मेन बिजनेस का खर्चा, आपका जो मेन काम करते हो उसका खर्चा, मेन बिजनेस का खर्चा। अब इसके अंदर क्या आता है, सर इसके अंदर वेजेज आ जाता है, कैरेज इनवार्ड हो जाता है, ठीक है, जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है आपके मेन बिजनेस से संबंधित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो इन सबको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इन सबको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने क्या बोला, इनको किया जाता है ट्रांसफर टू डेबिट साइड, ट्रांसफर किया जाता है टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब जरा आप सोचो कि देखो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट भी एक लेजर के फॉर्मेट में ही रहता है, यानी टी शेप लेजर ही होता है। अब आपको यहाँ पे लेजर पोस्टिंग का रूल थोड़ा सा उसको दिमाग में लाना है कि अगर हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में हम इन सबको ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब वो अकाउंट क्या होगा, जैसे अगर हम बोले कि कैश के डेबिट साइड में जनरली क्या दिखाते हो, जैसे कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स को हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी जिस अकाउंट के जिस साइड दिखाते हैं यानी डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसका मतलब वो अकाउंट डेबिट में होना चाहिए। तो अगर हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करने वाले हैं, अगर हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए हमको जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री में। और बाकी सारे अकाउंट जो है जिनको आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे, जैसे आप ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज को लिखोगे टू परचेज, सेल्स रिटर्न को लिखोगे टू सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखोगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उन सारे अकाउंट को क्या करने हैं, क्रेडिट करने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। उसी तरह से हम लोग सर परचेज को भी
लिखेंगे डेबिट साइड में, यानी इसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा सर? नरेशन हो जाएगा बीइंग आइटम्स ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया सर? हमने क्या किया कि ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को, सेल्स रिटर्न को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हुआ हमारा क्लोजिंग एंट्री का फाला, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने क्या किया? हमने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे सर? सेकेंड एंट्री करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। सर क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो साल के अंत में बच जाता है, जो बिक नहीं पाता है, जो हमारे पास बचा हुआ रहता है। सेल्स भी जानते हैं, जो हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। परचेज रिटर्न, जो हमने गुड्स खरीद के लाया वो वापस आ गया। अब इनको क्या करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। इनको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कहां ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर इसको अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, और ये सब अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। ये लॉजिक हमने लेजर पोस्टिंग में अच्छे से सीखा था कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड में दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए जर्नल में, और बाकी जो करस्पॉन्डिंग अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसीलिए हम बताए थे कि अगर आपको लेजर पोस्टिंग का रूल आता है तो फिर आगे चल के आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप बहुत जगह फंसोगे। ठीक है, तो अगर आपको लेजर पोस्टिंग में कहीं भी दिक्कत है तो लेजर पोस्टिंग का बहुत ही डिटेल वीडियो है, 2-3 वीडियो है, आप अच्छे से देख लेना, आप उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब इसको ट्रांसफर करने का एंट्री करो सर फटाफट। तो क्या एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट की सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इन सबको कहां ट्रांसफर करने वाले हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। इसका मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा सर? नरेशन हो जाएगा बीइंग आइटम ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड, नॉट डेबिट साइड सर, क्रेडिट साइड, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज भी खर्चा ही होता है, और ओपनिंग स्टॉक जो साल के अंत में हमारे पास, साल के शुरू में जो स्टॉक था उसको डेबिट में दिखा दिया, और साल के अंत में जो स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, हमने जो डायरेक्ट इनकम कमाया सेल्स, और जो हमारा गुड्स वापस होके, यानी हमने जो गुड्स खरीदा था हमने वापस भेज दिया, उसको परचेज रिटर्न में दिखा दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें पता करना है कि हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी हमारा मेन बिजनेस में हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर फायदा हुआ मेन बिजनेस में तो उसको ग्रॉस, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो फायदा होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और जो नुकसान होता है उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। तो आप अपने कॉपी को जो है दो साइड में बांट दो, ठीक है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है सर, ग्रॉस लॉस हो सकता है, ठीक है सर। अब ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा क्या हो सकता है सर, ग्रॉस लॉस। अब आप मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट तो तब होगा जब हमारा जो क्रेडिट साइड है, ध्यान से सुनना, जब हमारा क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से अधिक हो। मैंने क्या बोला कि हमारा क्रेडिट साइड जो है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ग्रेटर देन डेबिट साइड हो, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, तो थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो हो सकता है कि आप वो भी स्क्रीन आप देख लो, देख पाओगे। देखो हमने क्या किया, दो एंट्री अभी तक पास किया सर। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारा का सारा खर्चा, परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक दिखाया, और दूसरा एंट्री यानी कि उसमें क्या किया, सारा का सारा इनकम, सेल्स जो हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो क्रेडिट साइड में दिखाया। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि दूसरी वाली जो एंट्री है, दूसरी वाली एंट्री अगर पहली वाली एंट्री से ज्यादा है तो हमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसी तरह से ग्रॉस लॉस में क्या होगा कि ग्रॉस लॉस में क्या होगा कि आपका डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब हुआ कि सर पहली वाली एंट्री जिसमें कि सारे खर्चे को, परचेज को रिकॉर्ड किए थे, वो दूसरी वाली एंट्री जिसमें इनकम रिकॉर्ड हुआ था उससे ज्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वैसे आप हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट फंस रहे हो यहाँ पे, उनको दिक्कत हो रही होगी, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि पहली वाली एंट्री जो खर्चे की है, पहली वाली एंट्री को समझ लो खर्चे की एंट्री है, और दूसरी वाली एंट्री जो है इनकम की है। तो अगर इनकम की एंट्री यानी दूसरी वाली एंट्री ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और पहली वाली एंट्री ज्यादा होगी तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बोलते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहां निकला, यानी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो फिर हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड ज्यादा था उसको डेबिट करके हमने क्या किया, खत्म किया, और उसको कहां ट्रांसफर किया सर, हम उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह से लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, लॉस में तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा होगा तो उसको रिवर्स करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, और उसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। किस साइड ट्रांसफर करेंगे सर, पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे क्या करेंगे सर, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया, अब ट्रेडिंग का बैलेंस जीरो हो गया क्योंकि ट्रेडिंग का जो भी बैलेंस था हम उसको पीएल में भेज दिए। अब हम पीएल साइड में क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं सर, अब देखो चौथी एंट्री जो हमारी होगी, चौथी एंट्री होगी सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, सारे के सारे, ध्यान से सुनना, जो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको पीएल अकाउंट में भेजने के लिए एंट्री होंगे। फॉर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां भेजा जाएगा सर, डेबिट साइड में भेजा जाएगा या क्रेडिट साइड में? अब बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में तुमने क्या किया था, सारे खर्चे को कहां भेजा था सर, डेबिट साइड में भेजा था। उसी तरह से ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो फॉर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या होगा सर, ये ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू डेबिट साइड, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड जो है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब अगर हम पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो सर इसका मतलब पीएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जो लेजर का नियम है कि अगर जिसके अकाउंट में तुम भेजना चाहते हो डेबिट साइड में, इसका मतलब वो अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो इसीलिए पीएल को हम लोग डेबिट करेंगे।
पीएल को डेबिट करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब वैसे बच्चों थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग को दोहराओगे तो वैसे भी आप लोग बहुत बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते हैं जब साल खत्म होता है तो अपने सारे के सारे इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज हमने डिस्कस किया था कि हमारा एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज केवल वही बचा रहता है पर हमारे बुक्स में, बाकी सब हम ट्रांसफर करके उसको जीरो कर देते हैं। वो ट्रांसफर कहां होता है? पीएल अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो खर्चा का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। उसको ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इसीलिए आपने देखा कि सारे के सारे खर्चे, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको क्रेडिट किए, परचेज था उसको क्रेडिट किए, ठीक है। सेल्स रिटर्न आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद आएगा सर सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स का उल्टा। तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो उसका एक्चुअल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? उसको खत्म करने के लिए उसको उल्टा करना पड़ता है। तो खर्चा का बैलेंस डेबिट होता है। अब इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे सर? पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो जो डेबिट बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करेंगे, तब वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? पीएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और एंट्री करेंगे इनकम से रिलेटेड। अब देखो हमने सेल जो हमारा मेन इनकम है उसको तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले गया, बाकी जो अदर इनकम है उसको भी तो पीएल में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? ऑब्वियस बात है कि पीएल के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। खर्चा को अगर डेबिट साइड में लगे तो इनकम को कहां ले जाएंगे? क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। तो लिखो फॉर ऑल अदर इनकम, इनको क्या करना पड़ेगा सर? ऑल अदर इनकम को ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। यानी अगर हमको पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाना है, ऑब्वियसली इसका मतलब पीएल को हमें क्रेडिट करना होगा, और इनकम जिसका बैलेंस क्रेडिट था, जब भी कोई इनकम रिकॉर्ड करते हो तो क्या करते हो? उसको क्रेडिट में लिखते हो। अभी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस इनकम को क्या करेंगे सर? उस इनकम को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो जो भी अदर इनकम होगा उस इनकम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उस इनकम अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड हम किसको क्रेडिट करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे पीएनएल अकाउंट को, क्रेडिट करेंगे पीएनएल अकाउंट को। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन क्या होता सर? इसमें डायरेक्शन होता बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहां भी लिख दो बीइंग इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्ड, बीइंग इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्ड, ठीक है, बीइंग इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्ड। चलो अब हम लोग पीएल अकाउंट में सारे के सारे खर्चे को, सारे के सारे इनकम को ट्रांसफर कर दिए। अब हमारा पीएल अकाउंट में क्या होगा कि या तो हमारा इनकम प्रॉफिट निकलेगा, या नेट प्रॉफिट निकलेगा, या फिर नेट लॉस निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमने बोला था कि हम बैलेंस शीट के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी ट्रांसफर होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें भी आपको दो बना लो कि या तो नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस हो सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस हो सकता है, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर नेट लॉस हो सकता है। अब देखो प्रॉफिट का बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक हो, इसका पीएनएल अकाउंट का, ऑब्वियसली हम पीएनएल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से अधिक हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में क्या होगा? आपका डेबिट साइड ज्यादा हुआ,
क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड ज्यादा होगा आपके क्रेडिट साइड से, तो क्या हो जाएगा सर, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा डेबिट साइड से, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा सर। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब हुआ कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, अब उसको ट्रांसफर करना है तो हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम क्या करेंगे सर, पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से अगर लॉस होता है, इसका मतलब हमारा पीएल का डेबिट साइड ज्यादा है, तो उसको खत्म करने के लिए पीएल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और किसको डेबिट करेंगे सर, कैपिटल को डेबिट करेंगे। कैपिटल को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही यहां पे प्रॉफिट हुआ है तो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कहां हुआ है, कैपिटल अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से क्या हो जाएगा, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर्ड, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस दोनों को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज का एंट्री, जो ओपनिंग जर्नल एंट्री में सीखा था कि एसेट को डेबिट करना, कैपिटल को क्रेडिट करना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना, तो वो हम लोग ऑलरेडी ओपनिंग जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, तो उसके लिए हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर क्लोजिंग एंट्री की बात करें तो इतनी सारी एंट्री की जाती है, एक एक करके हम लोग फटाफट रैंडमली एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात किया। हमने बात किया कि सर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनको क्रेडिट साइड में लिखना होता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आता है। फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता है। तो आप ये एंट्री एक बार देख लेना। इस पे आपके बुक में मैंने देखा था, डॉक्टर एसके सिंह के बुक में तो वैसे क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टीएस ग्रवाल के बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं जितने भी जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चन हो सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, आज आप लोग को होमवर्क मैं दे रहा हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कोई एग्जाम में क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, वैसे तो सब्सिडरी बुक के अंदर जर्नल प्रॉपर भी आता है, बट हम सब्सिडरी बुक यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमें वो सातों जो सब्सिडरी बुक पढ़ाया गया है, कैश बुक से लेके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, उसको अलग देखना है और जर्नल प्रॉपर को अलग देखना है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखना है। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर में खास डिफरेंस देखते थे कि सर कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाता था। ठीक है, परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाता था, उसके अलावा दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा। उसी तरह से सेल्स बुक में केवल क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड जाता था। यानी कि क्या हो रहा है कि यहां पे सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। क्या मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम बोले तो इट रिकॉर्ड्स सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने देखा परचेज बुक बनाते थे केवल क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक बनाते थे केवल क्रेडिट सेल्स, दूसरा नहीं जाता है। इसीलिए हमने बोला कि केवल सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, केवल सिमिलर नेचर का। लेकिन अगर बात करें जर्नल प्रॉपर की, तो जर्नल प्रॉपर में तो कभी क्लोजिंग एंट्री कर लेते हैं, कभी ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं, कभी ट्रांसफर एंट्री कर लेते हैं, कभी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेते हैं, कोई भी मिसलेनियस एंट्री होता है तो वो इसमें डाल देते हैं। यानी ये कोई सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे इट डज नॉट रिकॉर्ड सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट रिकॉर्ड सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट रिकॉर्ड सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलो, इसमें सेम नेचर का ट्रांजैक्शन होता है सब्सिडरी बुक में, और जर्नल प्रॉपर में
सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन जो कहीं भी नहीं जाता सब्सिडरी बुक में, वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता। ठीक है सर। दूसरा डिफरेंस अगर देखेंगे तो सब्सिडरी बुक में जितने भी कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हम बनाते हैं। बट जर्नल प्रॉपर किसके फॉर्म में बनाते हैं सर? वो तो जर्नल एंट्री होता है, जर्नल के फॉर्मेट में बनाते हैं, तो वो भी एक डिफरेंस है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये किसके फॉर्म में होता है सर? स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये किसके फॉर्म में होता है? जर्नल प्रॉपर, तो सर ये जर्नल के फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, ये जर्नल के फॉर्म में होता है सर। ठीक है, चलो थर्ड अगर बात कर ले तो आप देखोगे कि सब्सिडरी बुक में जैसे आपने देखा कि परचेज बुक, सेल्स बुक, इसका जो परचेज बुक जब हम बनाते हैं और तब अगर हमको लेजर बनाना पड़ता है तो सारे पार्टी का नाम हमने क्या देखा कि हमने सारे पार्टी का नाम लिख देते थे कि सन्ड्री एज पर परचेज बुक, सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, इस तरह से लिख देते थे। यानी सारे पार्टी का नाम अलग अलग एंट्री आपको लेजर में लिखने की जरूरत नहीं थी कि सारे वो परचेज बुक से उठ के लेजर में आ जाता था, यानी अलग अलग लेजर करने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा होगा परचेज का, अगर परचेज बुक बनाने के बाद अगर क्वेश्चन बोल देता था कि आप इसका लेजर भी बना के दिखाओ, तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर सारा का सारा पार्टी लिखने में तो इतना सारा पार्टी है, क्यों लिखेंगे? जब हम परचेज बुक ऑलरेडी बनाए तो दोबारा क्यों मेहनत करेंगे? ऑलरेडी परचेज बुक पे सारा डिटेल्स है, जाके देखना है तो उसमें देख लो। हम लोग क्या करते थे, लेजर में सिंपल सा डाल देते थे परचेज अकाउंट में कि बाय सन्ड्री एज पर परचेज बुक, सेल्स में उसी तरह से डाल देते थे कि सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। तो उस तरह से होता था सर। हमें अलग अलग लेजर करने की जरूरत, लेजर अलग सारे जर्नल्स की लेजर में ट्रांसफर करने की, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं होती थी। बट जर्नल प्रॉपर में हर एक एंट्री को हमें लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता। ठीक है, यानी हम यहां पे बोलेंगे ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर, ईच transactions is not recorded in ledger। बट क्या होता है इसमें जर्नल प्रॉपर में सर? हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है लेजर में। each transactions is recorded in ledger। हर एक ट्रांजेक्शन को हमें लेजर में रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। ठीक है, जर्नल प्रॉपर के अंदर। अब बात करते हैं, देखो सब्सिडरी बुक को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, स्पेशल जर्नल। ठीक है, सब्सिडरी बुक को दूसरा नाम दिया गया है स्पेशल जर्नल। तो हम इसको बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल। अब हम सब्सिडरी बुक को स्पेशल जर्नल के नाम से भी बोलते हैं, यानी खास। स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास। तो ये खास टाइप का जर्नल है। ठीक है, बट अगर बात करें जर्नल प्रॉपर की तो जर्नल प्रॉपर को दूसरा नाम दिया गया है जनरल जर्नल। ध्यान से सुनना, जनरल जर्नल यानी नॉर्मल जर्नल। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल जर्नल। आम खाता बही, जनरल जर्नल। ठीक है, तो हमने चार जो छोटे छोटे डिफरेंस होते थे उनको समझ लिया सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर के बीच में, कि सब्सिडरी में सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, बल्कि जर्नल प्रॉपर में ऐसा नहीं है, सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। ये जो होता है सब्सिडरी बुक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है सर? स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, बट ये किसके फॉर्म में होता है सर? जर्नल के फॉर्म में। इसमें क्या होता है सब्सिडरी बुक में ईच ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं पड़ता लेजर में, क्योंकि यहाँ पे ईच ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है लेजर में। सब्सिडरी बुक को स्पेशल जर्नल बोला गया, जबकि जर्नल प्रॉपर को जनरल जर्नल बोला गया। ठीक है, डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। आपको जर्नल प्रॉपर में सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी देख लिए। अब मैं सोचता हूं कि आपको जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करा के इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा।
ठीक है, तो अभी आप लोग के पास टाइम है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन, कहीं भी आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई होती होगी तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।